वजीर एक्स हैकिंग मामले ने, आप जानते हैं, भारतीय क्रिप्टो बाजार में काफी उथल-पुथल मचाई थे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब एक ताज़ा खबर आ रही है। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक शायद प्रभावित यूजर्स के लिए रिकवरी की कोई उम्मीद जगी है। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो आज हम इसी घटनाक्रम पर और इसके पीछे क्या चल रहा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मामला असल में यह है कि वजीर एक्स, जो भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में गिना जाता है, पिछले साल एक बड़े साइबर अटैक का शिकार हुआ। हाँ, बहुत बड़ा अटैक था वो। और उसमें यूजर्स की काफी बड़ी रकम, मतलब बहुत पैसा, चोरी हो गया। अब कई महीनों की अनिश्चितता के बाद एक रिकवरी योजना आई है और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर यूजर्स ने इसे मंजूरी दे दी है। तो ये खबर उन लाखों लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जिनका पैसा वजीर एक्स में था, या फिर वो लोग जो क्रिप्टो में निवेश करते हैं और जाहिर है एक्सचेंज की सुरक्षा को लेकर सोचते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ वजीर एक्स के यूजर्स का मामला नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम पर भरोसे की बात है। सही। तो सवाल यही है कि ये योजना कितनी ठोस है, इसमें आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, ये घटना सिर्फ वजीर एक्स के लिए ही नहीं थी, बल्कि भारत में क्रिप्टो पर जो एक भरोसा बन रहा था, उसके लिए भी एक बड़ा झटका थी। हाँ, वो तो है। जब इतना बड़ा, इतना जाना माना प्लेटफॉर्म हैक हो जाता है, तो सवाल तो उठते ही हैं। अब ये जो रिकवरी योजना आई है, ये सिर्फ पैसों की वापसी का मामला नहीं है। ये देखने का भी मौका है कि संकट के समय में कोई एक्सचेंज कैसे जिम्मेदारी लेता है और क्या वो अपने यूजर्स का भरोसा दोबारा जीत भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे ताज़ा अपडेट है उसकी बात करते हैं। रिपोर्ट कह रही है कि 18 अगस्त को दोबारा वोटिंग हुई। हाँ, और इस बार 95% से ज्यादा प्रभावित यूजर्स ने इस नई रिकवरी योजना के फेवर में वोट दिया है। 95%, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें करीब 1.49 लाख लेनदार, मतलब क्रेडिटर्स, शामिल हैं और उनका कुल क्लेम लगभग $206.9 मिलियन का है। तो पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है ना। हाँ, 95% सहमति मिलना निश्चित रूप से एक बहुत अहम पड़ाव है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़ा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा। ये दिखाता है कि शायद वजीर एक्स ने प्रभावित यूजर्स के साथ किसी तरह का, आप कह सकती हैं, संवाद बनाने में कामयाबी हासिल की है, या शायद यूजर्स को भी अब लग रहा है कि भाई मौजूदा हालात में शायद यही सबसे बेहतर विकल्प है जो मिल रहा है। शायद कोई और चारा ना दिखाओ। हो सकता है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जिनका पैसा असल में फंसा हुआ है, वो किसी योजना पर सहमत होते हैं, तो ये कोर्ट और रेगुलेटर्स के सामने भी एक मजबूत संदेश भेजता है। ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि योजना की जो शर्तें हैं, उन्हें शायद ज्यादातर लोगों के लिए स्वीकार्य बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सहमति ही काफी नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट में भी इशारा है। अगली बड़ी बाधा है सिंगापुर हाई कोर्ट की मंजूरी। जी हाँ, कोर्ट अप्रूवल। वजीर एक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने कहा भी है कि जैसे ही कोर्ट से हरी झंडी मिलती है, उसके 10 कारोबारी दिनों में भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। तो अब सबकी नजरें सिंगापुर पर टिकी हैं। ये कोर्ट की मंजूरी इतनी जरूरी क्यों है, खासकर जब 95% यूजर्स मान ही गए हैं? देखिए, जब मामला इतना बड़ा हो, इसमें इतनी बड़ी रकम शामिल है, 200 मिलियन से ज्यादा, और हजारों लेनदार हैं जो शायद अलग अलग देशों से भी हों। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो सिर्फ लेनदारों के आपसी सहमति काफी नहीं होती। जो कानूनी ढांचा है वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। अच्छा। सिंगापुर हाईकोर्ट की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये योजना सभी कानूनी जरूरतों को पूरा करती है, क्या ये उन 5% लोगों के हितों का भी ध्यान रखती है जिन्होंने शायद इसके खिलाफ वोट दिया हो या वोट ही ना किया हो। कहीं ये प्रक्रिया किसी भी तरह से अनुचित या भेदभावपूर्ण तो नहीं है। कोर्ट ये भी जांच सकता है कि क्या वजीर एक्स के पास वाकई इस योजना को लागू करने के लिए साधन है भी या नहीं, और क्या ये भविष्य में कंपनी के ऑपरेशन को खतरे में तो नहीं डालेगी। मतलब ये सिर्फ एक रबर स्टैंप वाली बात नहीं है, कोर्ट इसमें अड़ंगा भी लगा सकता है। बिल्कुल, कोर्ट सिर्फ प्रक्रिया नहीं देखता, वो योजना के सार को, उसके सब्सटेंस को भी परखेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि योजना में कोई बड़ी खामी है, या वो किसी समूह के साथ अन्याय कर रही है, या फिर कंपनी की वित्तीय स्थिति इसे लागू करने की इजाजत नहीं देती, तो वो मंजूरी देने से इनकार कर सकता है या उसमें बदलाव करने को कह सकता है। इसमें देरी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई क्रेडिटर ग्रुप इसे कानूनी चुनौती दे दे, या कोर्ट को और जानकारी चाहिए हो। अच्छा, तो ये पेचीदा हो सकता है। हाँ, इसलिए 95% सहमति एक मजबूत आधार जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या वजीर एक्स ने अपनी योजना बनाते समय इन सभी संभावित कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा है।
ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब जरा उस घटना पर वापस चलते हैं जिसने इस पूरी स्थिति को पैदा किया। रिपोर्टर में याद दिलाती है कि यह सब शुरू हुआ 18 जुलाई 2024 को, जब वजीर एक्स पर वो बड़ा साइबर हमला हुआ था। जी। और चोरी हुई रकम वो चौंकाने वाली है, करीब 234.9 मिलियन डॉलर्स। हाँ, बहुत बड़ी रकम। भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 1900 करोड़ रुपए। ये क्रिप्टो इतिहास की शायद सबसे बड़ी हैकिंग्स में से एक मानी जा सकती है। रकम बहुत बड़ी है और इसका असर भी उतना ही गहरा था। और जो बात इसे और गंभीर बनाती है वो है इस हमले के पीछे शक की सुई का जाना उत्तर कोरिया से जुड़े कुख्यात हैकर समूह लैज़रस ग्रुप की ओर। लैज़रस ग्रुप, हाँ, इनका नाम तो अक्सर सुनने में आता है। ये कोई साधारण साइबर अपराधी नहीं है। माना जाता है कि इन्हें नॉर्थ कोरियाई सरकार का कहीं न कहीं से समर्थन प्राप्त है और ये दुनिया भर में कई बैंकों पर, वित्तीय संस्थानों पर और खासकर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अरबों डॉलर के हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। बाप रे, तो इनसे पैसा वसूलना कितना मुश्किल होता होगा? ओह, लगभग नामुमकिन, क्योंकि ये एक तरह से राष्ट्र प्रायोजित समूह है, तो ये पारंपरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच से काफी हद तक बाहर होते हैं। अच्छा। ये चोरी किए गए फंड्स को बहुत तेजी से और बहुत ही जटिल तरीकों से, मतलब मिक्सर्स वगैरह का इस्तेमाल करके, कई ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के जरिए घुमा देते हैं ताकि ट्रैक न किया जा सके। बिल्कुल, जिससे उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर ये फंड्स अक्सर उन देशों में कैश आउट किए जाते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत सीमित होता है। ये घटना क्रिप्टो एक्सचेंजों के सामने जो सुरक्षा की भयानक चुनौती है उसको साफ तौर पर उजागर करती है। बात सिर्फ फायरवॉल या एंटीवायरस की नहीं रह गई है। अब मल्टी लेयर सिक्योरिटी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट को बहुत पुख्ता करना होगा, अंदरूनी खतरों से बचाव और लगातार निगरानी की जरूरत है। हैकर्स हमेशा एक कदम आगे रहने की फिराक में रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बड़े झटके के बाद क्या वजीर एक्स ने अपनी कार्यप्रणाली में या अपनी कंपनी की संरचना में कोई बदलाव किया है? रिपोर्ट में कुछ कॉर्पोरेट पुनर्गठन का जिक्र है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक 2 बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला तो ये कि रिकवरी और भुगतान की जिम्मेदारी अब जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड संभालेगी। जानमाई लैब्स, ये तो वजीर एक्स का भारतीय ऑपरेशन देखती है ना? जी हाँ, वही जो भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के साथ रजिस्टर्ड है। ओके। और दूसरा बदलाव? दूसरा, वैश्विक परिचालन मतलब ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए पनामा में एक नई कंपनी बनाई गई है, जेनसुई कॉर्पोरेशन। जानमाई इंडिया का FIU के तहत होना और रिकवरी संभालना, और ग्लोबल काम के लिए पनामा में एक अलग कंपनी। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है या इसका कोई गहरा मतलब है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये महज कागजी कार्रवाई नहीं लगती। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। जैसे कि जानमाई का FIU के तहत रजिस्टर्ड होना और रिकवरी का काम संभालना, ये भारत में जो नियामक अनुपालन है, मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंस, उसको लेकर एक स्पष्ट संकेत देने की कोशिश लगती है। FIU जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों की निगरानी करती है, उसके दायरे में आने से शायद वजीर एक्स भारतीय रेगुलेटर्स और यूजर्स का भरोसा जीतना चाहता है, खासकर इतने बड़े संकट के बाद। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो भारतीय नियमों को गंभीरता से ले रहे हैं। और ये पनामा वाली कंपनी, उसका क्या मकसद हो सकता है? जेनसुई कॉर्पोरेशन। वैश्विक परिचालन के लिए पनामा में जेनसुई कॉर्पोरेशन का गठन। इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है भारतीय परिचालन से जोखिम को अलग करने का, मतलब रिस्क सेपरेशन। हाँ, यानी अगर वैश्विक स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो उसका सीधा असर भारतीय इकाई पर न पड़े, और इसका उल्टा भी। दूसरा, पनामा जैसे कुछ देश कॉर्पोरेट नियमों और टैक्स के लिहाज से ज्यादा लचीले माने जाते हैं, जो शायद वैश्विक विस्तार या संचालन में मददगार हो सकता है। अच्छा। तीसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने वैश्विक और भारतीय यूजर्स के लिए अलग अलग सेवाएं या नियम लागू करना चाहती हो। हालांकि इस तरह के पुनर्गठन से पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं। वो कैसे? कि क्या इससे जवाबदेही कम हो जाएगी? यूजर्स के लिए समझना मुश्किल हो सकता है कि उनकी डीलिंग असल में किस इकाई के साथ हो रही है, जानमाई या जेनसुई। तो ये पुनर्गठन दिखाता है कि संकट के बाद एक्सचेंज कैसे एक दोहरी रणनीति अपना रहा है, घरेलू मोर्चे पर नियमों का पालन दिखाने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद ज्यादा लचीलापन। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम आज की स्थिति को देखें तो एक तरफ वजीर एक्स यूजर्स के लिए आशा की किरण है, क्योंकि 95% लोगों ने रिकवरी प्लान मान लिया है। हाँ, उम्मीद तो है।
दूसरी तरफ कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है, जो एक बड़ा अगर है। बिल्कुल। और साथ ही कंपनी ने पर्दे के पीछे अपनी संरचना भी बदल ली है, जिसके अपने मायने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा मामला क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कई अहम सबक लेकर आया है। पहला, ये दिखाता है कि इतने बड़े साइबर हमले के बाद भी रिकवरी की कोशिशें हो सकती हैं और यूजर कम्युनिटी है, मतलब लेनदार, इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये क्रिप्टो स्पेस के लचीलेपन का, रेजिलियंस का एक उदाहरण है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये सुरक्षा के महत्व को मैं कहूंगी क्रूरता से उजागर करता है। एक चूक और नतीजा 1900 करोड़ रुपए का नुकसान और लाखों यूजर्स प्रभावित। सही। एक्सचेंजों पर अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने का दबाव अब और बढ़ेगा। तीसरा, नियामक निरीक्षण, रेगुलेटरी ओवरसाइट की भूमिका साफ दिख रही है, जैसे FIU का जिक्र आया। शायद भविष्य में हम भारत और दुनिया भर में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए और सख्त नियम देखें। अभी ये कहना मुश्किल है कि वजीरेक्स पूरी तरह से उभर पाएगा या नहीं। ये एक तरह से यूजर को राहत पहुंचाने और जो भरोसा टूटा है उसे फिर से बनाने की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया के बीच संतुलन साधने जैसा है। सफलता सिर्फ कोर्ट की मंजूरी पर नहीं, बल्कि इस योजना को कितने प्रभावी ढंग से और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाता है, इस पर भी निर्भर करेगी। तो संक्षेप में कहें तो वजीरेक्स रिकवरी योजना को यूजर्स का जबरदस्त समर्थन मिला है, 95%। लेकिन सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी अभी बाकी है। वो एक अहम पड़ाव है। बिल्कुल। ये सब जुलाई 2024 के उस विनाशकारी हैक का नतीजा है, जिसके पीछे लाजरस ग्रुप जैसे खतरनाक हैकर्स का हाथ होने का शक है। और इस संकट से सीखते हुए वजीरेक्स ने अपने भारतीय और वैश्विक कारोबार को अलग अलग कानूनी इकाइयों में पुनर्गठित भी किया है, जिसके अपने फायदे और संभावित चिंताएं हो सकती हैं। जी हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है, जो सिर्फ वजीरेक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्रिप्टो जगत से जुड़ा है। क्या सवाल? कि इस तरह की बड़ी हैकिंग की घटनाओं के बाद दुनिया भर के क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भविष्य में ऐसे हमलों से अपने यूजर्स और उनके फंड्स को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या बुनियादी बदलाव करने होंगे? क्या केवल तकनीकी सुरक्षा उपायों को, मतलब टेक्नोलॉजी को और मजबूत करना काफी होगा? शायद नहीं। या फिर उन्हें अपने फंड मैनेजमेंट के तरीकों में, अपने अंदरूनी नियंत्रणों में, अपनी पारदर्शिता की नीतियों में और शायद अनिवार्य बीमा कवरेज जैसे पहलुओं पर भी मूलभूत रूप से पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्या इनोवेशन की रफ्तार के साथ यूजर सुरक्षा को संतुलित करने के लिए इस पूरी इंडस्ट्री को एक नए मानक, एक नए स्टैंडर्ड की जरूरत है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को मिलकर खोजना होगा। बहुत सही कहा आपने। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। या वोट ही ना किया हो, कहीं ये प्रक्रिया किसी भी तरह से अनुचित या भेदभावपूर्ण तो नहीं है? कोर्ट ये भी जांच सकता है कि क्या वजीरेक्स के पास वाकई इस योजना को लागू करने के लिए साधन है भी या नहीं, और क्या ये भविष्य में कंपनी के ऑपरेशन को खतरे में तो नहीं डालेगी। मतलब ये सिर्फ एक रबर स्टैंप वाली बात नहीं है, कोर्ट इसमें अड़ंगा भी लगा सकता है। बिल्कुल, कोर्ट सिर्फ प्रक्रिया नहीं देखता, वो योजना के सार को, उसके सब्सटेंस को भी परखेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि योजना में कोई बड़ी खामी है, या वो किसी समूह के साथ अन्याय कर रही है, या फिर कंपनी की वित्तीय स्थिति इसे लागू करने की इजाजत नहीं देती, तो वो मंजूरी देने से इनकार कर सकता है या उसमें बदलाव करने को कह सकता है। इसमें देरी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई क्रेडिटर ग्रुप इसे कानूनी चुनौती दे दे या कोर्ट को और जानकारी चाहिए हो। अच्छा, तो ये पेचीदा हो सकता है। हाँ, इसलिए 95% सहमति एक मजबूत आधार जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या वजीरेक्स ने अपनी योजना बनाते समय इन सभी संभावित कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा है? ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब जरा उस घटना पर वापस चलते हैं जिसने इस पूरी स्थिति को पैदा किया। रिपोर्ट में याद दिलाती है कि ये सब शुरू हुआ 18 जुलाई 2024 को, जब वजीरेक्स पर वो बड़ा साइबर हमला हुआ था और चोरी हुई रकम वो चौंकाने वाली, करीब $234.9 मिलियन। हाँ, बहुत बड़ी रकम। भारतीय रुपए में देखें तो लगभग